अभी दोस्तों, मैं अपनी सियासत में पिछले 23 साल से हूँ, मगर मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा ऐसा देखा कि एक मुकाम पर 12 दिन में 3 जलसे होते हैं और हर जलसे में इतनी बड़ी कसीर तादाद में, हजारों की तादाद में आवाम शिरकत करती है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं पूरे संबल की आवाम को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। मेरे पास अल्फाज भी है कि आपने जो बेपनाह मोहब्बत मुझ पर निशावर की, मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार ये आज मजलूम आवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बर्फ साहब के लिए जो मोहब्बत है, अल्लाह इस मोहब्बत में और इजाफा करे और अल्लाह मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं कभी आपके भरोसे को शर्मिंदा होने ना दूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पिछली मरतबा जब यहाँ पर आया था तो मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं 10 सवालात अखिलेश यादव से कर रहा हूं। मोहतरम मुख्यमंत्री जब आए और मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। खैर, क्योंकि अभी मेरे पास 26 मिनट है तो मैं चाहूंगा कि पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, बीजेपी के बारे में जिक्र हो। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये कहती है कि खुदा ना खास्ता अगर उनको इख्तियार मिलेगा तो बीजेपी ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर आगे बढ़ेगी। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोलना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम आप और आपके शाह से कहना चाह रहा हूं कि आपको ट्रिपल तलाक से इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम, पहले हमको ये तो बता दो आप कि औरतों के हुकूक की आप बात करते हैं, मोहतरमा कहां पर क़याम पजीर है। आपको ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं कि हम मुस्लिम औरतों से मोहब्बत पैदा हो गई, उनको इंसाफ दिलाएंगे। मैं संभल की आवाम की तरफ से हिंदुस्तान के वजीर आजम को पैगाम देना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी जनसभा में लोग पैसे लेकर आते हैं, उनको खाने की पैकेट देना पड़ता, क्या क्या देना पड़ता, क्या क्या पीना पड़ता नहीं मालूम। मगर आज हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर मुस्लिम खवातीन की ताकत देखना चाहते हैं तो देखो वजीर आजम, उस छत के ऊपर मेरी माँ भी खड़ी हुई और एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है। ये हमारी ताकत है। इस छत के ऊपर हमारी माँ और बहनें खड़ी है। मैं सलाम करता हूं उनकी इज्जत को और उनकी ताकत को और उनके सियासी शऊर को। किसी सियासी पार्टी की जनसभा के ये औरतें छतों पर खड़े होकर अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत नहीं पेश कर सकती। ये आज संभल के गयूर हमारी माँ और बहनों ने पेश किया और इनका यहाँ पर मौजूद होना, हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का बोलना नहीं बल्कि संभल की आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम तुमको तलाक देगी। अखिलेश ये बड़े निकले थे ट्रिपल तलाक के बारे में बात करने। क्या मालूम इनको फिक़्ह हनफिया के बारे में, क्या मालूम मोदी को हिदाया किताब में क्या लिखा है, क्या मालूम मोदी को फतावे आलमगीरी में क्या लिखा है। अरे ट्रिपल तलाक की बात करने से पहले कभी अपने गिरबान में झांक कर भी देख लो, उसके बाद आप दूसरों पर उंगलियां उठाइए। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि बीजेपी
नोटबंदी की, 500 1000 की नोट को गायब कर दिया। और आप जानते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान इस नोटबंदी से गरीब परेशान। आज गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चियों की शादी का इंतजाम नहीं कर सकते, तालीम के इंतजाम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और जो हमारी माँ और बहनें अपने घर में वो पैसा छुपा छुपा कर रखी थी कि कल मेरा बच्चा या मेरे बेटी को जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगी, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने वो पैसा भी हमारी माँ और बहनों से छीन लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की लोकसभा में हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने तकरीर करते हुए कहा कि हमने नोटबंदी की इसलिए की कि हिंदुस्तान की माशियत, हिंदुस्तान की इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग थी। मेरे भाई, फिर मोदी ने जो कहा जरा जहन नशीन कर लो, मोदी ने अपना स्टाइल एक नया अपनाया। आजकल बरसों से मित्रों बोल रहे थे, तो हिंदुस्तान की आवाम ने किया कि जैसा उनको देखते बोलते देखो मित्रों आ गया। फिर उन्होंने भाइयों बहनों शुरू किया, तो लोगों ने कहा देखो भाइयों बहनों आ गए। अब वजीर आजम ने पार्लियामेंट में अपनी कमर पर हाथ रखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं कमर ना मटका दे पार्लियामेंट में, कमर पे हाथ रख के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा कि भाइयों, डॉक्टर ऑपरेशन कब करता है? जब पेशेंट सेहतमंद होता है। मैं जब ये सुना, अचानक मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने ये क्या कह रहा है? मेरे भाई, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते, इलाज कराते। जब इलाज नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक लेते डॉक्टर से, उसके बाद भी इलाज नहीं हुआ तो हम अस्पताल जाकर एक्सरे कराते या जो भी कराते, तो डॉक्टर बोलता कि भाई आपको इस चीज का मर्ज हो चुका है, आप मरीज हो चुके हैं, आपका ऑपरेशन करना है आपकी जान बचाने के लिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने क्या कह दिया लोकसभा में? मैंने 500 1000 इसलिए निकाल दिए क्योंकि ऑपरेशन करना था। और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि डॉक्टर सेहतमंद जब होता है उसका ऑपरेशन करता है। मैं हाथ जोड़कर वजीर आजम से बोलूंगा, खुदा की कसम, ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ने तुमको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर तुम सर्जन हो जाते तो कितनों का पेट काट देते। कोई सेहतमंद का ऑपरेशन नहीं होता, मगर हमारे वजीर आजम विद्वान है, साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उनके मुकाबले में कोई काबिल नहीं है। वही एक सब जानते हैं, अरस्तुए समा है वो। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोई सेहतमंद ऑपरेशन करता है। और फिर चले वजीर आजम हर जगह जा रहे हैं, कभी बोलते कि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर बैतुल खला में रेनकोट पहने हुए थे, फिर कांग्रेस के लोग बोलते हैं बैतुल खला में झांकते। अरे कांग्रेसियों, बीजेपी वालों, तुमको ये बैतुल खला से इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई? हम तो दुआ करके जाते, बाया पैर डालते, बोलते अल्लाह शैतान से बचा। ये दोनों को बैतुल खला से मोहब्बत है। अब आप फैसला करिए। और फिर बीजेपी के पास क्या है? हम पर इल्जाम लगाते कि मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस आतंकवादियों की मदद करती। बताओ मिस्टर मोदी, मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले जो 11 लोग पकड़े गए, ISI का जो काम कर रहे थे, उसमें एक शख्स का नाम ध्रुव सक्सेना था, जो मध्य प्रदेश के बीजेपी की IT टीम का जिम्मेदार था। मिस्टर मोदी, आपकी पार्टी का IT सेल का जिम्मेदार ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की मुल्क से गद्दारी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है,
हिंदुस्तान के वजीर आजम हर दाढ़ी वाला या हर कोई मुसलमान ISI का नहीं, हिंदुस्तान का वफादार होता है। क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी अपने तकरीर में कहेंगे कि देखो ये ध्रुव सक्सेना को हम अपनी पार्टी से निकाल देते हैं, निकालो उसको, वो आपकी पार्टी में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, मध्य प्रदेश की ATS ने उसको गिरफ्तार किया और फिर बीजेपी का प्रोग्राम क्या है उत्तर प्रदेश के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर इख्तियार मिलेगा तो बीजेपी कहती कि हम पूरे स्लॉटर हाउसेस को बंद कर देंगे। मिस्टर मोदी आप पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो तो भी हम गोश्तखाना नहीं छोड़ेंगे। आप एक्सपोर्ट बंद कर दो, 30,000 करोड़ के नुकसान के लिए तैयार हो जाइए, मगर नहीं कर सकते क्योंकि 30,000 करोड़ की बहुत बड़ी रकम होती है। हम मिस्टर मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप एक कमीशन बनाएंगे कि एक्सोडस क्यों हुआ, क्यों लोग गांव छोड़ के गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप तो एक ऐसा कमीशन बनाते जो ये देखते कि उत्तर प्रदेश का गरीब पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी नहीं मिलती हो, क्यों बंबई जाता है, क्यों कलकत्ता जाता है, क्यों हैदराबाद बेंगलोर की खाक छानता है। अरे तुम ये कमीशन बनाते कि हम नौजवानों को यही रोकेंगे, उनको बाहर जाने नहीं देंगे, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम उसके ताल्लुक से बात करने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुप्रीम तलाक की बात करेंगे, हिंदुस्तान के वजीर आजम घर वापसी की बात करेंगे, एक्सोडस की बात करेंगे, स्लॉटर हाउसेस को बंद करने की बात करेंगे। मेरे भाई आज आपको जरूरत इस बात की है कि जियाउर रहमान की कामयाबी बहुत जरूरी इसलिए है कि जब जियाउर रहमान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में कामयाबी देगा, आपकी दुआओं से कामयाब होगा, आपकी ओर से कामयाब होगा, तो ये हमारा नुमाइंदा होगा, ये संभल के गरीब आवाम की नुमाइंदगी करेगा। न सिर्फ संभल बल्कि उत्तर प्रदेश के गरीब और मजलूम जिनकी आवाजें आज, जिनकी जबानें आज तरस रही है कि कोई जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारी आवाज को उठाए, तो जियाउर रहमान सिर्फ संभल की नुमाइंदगी नहीं करेगा, जियाउर रहमान पूरे मजलूम उम्मत और कौम की नुमाइंदगी करेगा उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आपको कामयाब करना बहुत जरूरी है ताकि बीजेपी और RSS के बढ़ते हुए खतरों को रोका जा सके। वजीर आजम ने कहा था 2014 के इलेक्शन में कि मैं नौकरियां दूंगा 1.5 करोड़, 3 साल हो चुके, 3 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। इनके आदाद शुमार ये बताते हैं कि पिछले साल सिर्फ 1.5 लाख नौजवानों को पूरे हिंदुस्तान में नौकरी मिली। मेरे भाई बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मोदी के पास कुछ नहीं है, सिवाय सपनों के सौदागर हैं, तकरीर करके चले जाते हैं, जुमलेबाजी में मशहूर है। अरे आप बोलते थे कि 56 इंच का सीना है, मैं दहशतगर्दों को रोक दूंगा, मगर सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर मोदी अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। मगर ये बता दो कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद या 27 हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही बॉर्डर पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने उनको नहीं मारा, तो फिर तुम्हारा नोटबंदी दहशतगर्दी को नहीं रोक रहा है। आज भी बांग्लादेश से नकली 2000 रुपए की नोट हिंदुस्तान में आ रही है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम तुम्हारी हुकूमत में ये सब चीज हो रही है, बीजेपी हर लिहाज पर नाकाम साबित हुई। मेरे भाई बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है, अखिलेश में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। फर्क एक ही है कि एक के पास ऐनक है, दूसरे के पास ऐनक नहीं है। दोनों एक ही बात बोलते हैं, हमने किया, हमने किया, हमने वो करा, हमने विकास किया, हमने काम किया। अरे कहाँ का काम किया, कहाँ का विकास किया? कल अखिलेश यादव आकर यहाँ संबल में कह रहे थे, क्या कहा कि भाई आप इनके गुनाहों की सजा मुझे ना दो। मैं आपको 8 तारीख के दिन ये बात कहकर गया था, कहा था नहीं कहा था कि अखिलेश आकर कहेगा कि इनकी गुनाहों की सजा मुझे मत दो।
अखिलेश यादव, अपने बाप को तो पहले राजी करो जाके। तुम यहाँ के विधायक को छोड़ो, मुलायम सिंह यादव तकरीर करने गए शिवपाल के लिए तो दो चीज कहा इटावा में, शिवपाल को कामयाब करो और लोक दल को वोट दो। बेटे के लिए नहीं कहा। अखिलेश, बताओ आपके पिताजी नजर नहीं आते आजकल आपके साथ? सारी दुनिया नजर आती है मगर वो नजर नहीं आते। अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ के मुकामी सपा के एमएलए की गलतियों की उनको सजा न दे, तो बताओ अखिलेश, मैं आज तुम्हारे सामने एक रिपोर्ट तो रख रहा हूँ संभल की आवाम। ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी सतह की एक मशहूर हुकूक इंसानी की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, जो 3 दिन पहले दिल्ली में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा मैं आपके सामने रखूंगा और आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जब से रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ हर वक्त इस रिपोर्ट को पढ़कर रोता हूँ। मेरा सीना और मेरा जिस्म तकलीफ देता है कि कैसी सरकार है उत्तर प्रदेश में। मेरे भाई, इस रिपोर्ट में उन 7 खवातीन का जिक्र है जिनको मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद इनका गैंग रेप किया गया था। इनका गैंग रेप किया गया था। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। ये हिंदुस्तान और मुल्क की बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स हुकूक इंसानी तंजीम की रिपोर्ट है जिसमें उन 7 खवातीन का जिक्र है। मैं सफेद नंबर के साथ बोलूंगा क्योंकि बाद बीजेपी, अखिलेश और कांग्रेस के चाहने वालों को तकलीफ होगी। हाँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अगर अब मैं तुम्हारे अल्फाज तुमको तकलीफ पहुंचा रहे तो जरूर मेरा मकसद है कि तुमको तकलीफ पहुंचे। तो सफे नंबर 4 पर इस रिपोर्ट में एक खातून का नाम गजाला कहती है कि 3 लोगों ने मेरी इज्तिमाई अस्मत रेजी की और मुझे डराया कि अगर तुम शोर शराबा करोगी तो तुम्हारे बेटे का गला दबा दिया जाएगा। और ये औरत कहती है गजाला कि जब इन्होंने मेरी इज्जत लूटी तो मैं उठी, ट्यूबवेल से अपने जिस्म को साफ किया और मैंने अपने बेटे को उठाया जो बेहोश हो गया था ये नजारा देख देख कर। बताओ अखिलेश, ये गजाला और उसके बेटे की गुनाह की सजा किसको देंगे? हम बताओ किसको देंगे? आप औरत इंसाफ के लिए जवाब देंगे। मेरे भाई, ये गजाला कह रही है, ये गजाला कह रही है मेरे भाई, ये रिपोर्ट कह रही है। और फिर इसमें आगे जाकर पढ़ो आप। मैं सफे नंबर के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। एक फातिमा नाम की औरत है, 50 साल की उसकी उम्र है, उसकी भी अस्मत रेजी हुई। उसकी भी फातिमा कहती है कि जालिमों ने जब वो कोर्ट को जा रही थी तो जालिमों ने कहा आकर कि फातिमा 15 लाख रुपए ले ले और कोर्ट में मत जा। फातिमा ने कहा कि नहीं, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई, यही फातिमा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 5 लाख हमको मिले और कोर्ट को आने जाने में हमारे 4 लाख खर्चा हो गया। अगर इस मजमे में अगर कोई वकील होगा वो मेरी बात से मुत्तफिक होगा कि सीआरपीसी सेक्शन 309 ये कहता है कि अगर किसी रेप का केस किसी पर बुक होता है, चार्जशीट आयत करने के बाद 2 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए। अखिलेश यादव चार्जशीट डालकर इस केस में 2 साल का अरसा हो गया। आज तुम अपने एमएलए की सीट के लिए तुम संभल के आराम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। तुम उत्तर प्रदेश के आराम के सामने सच नहीं बोल रहे हो। तुम एक सीट के लिए भीख मांग रहे हो और कह रहे हो कि इसकी गुनाहों की सजा मुझे ना दे। तो बताओ, इस फातिमा से जो जुल्म हुआ इसकी सजा हम किसको दें? मेरे भाई, फिर आप आगे बढ़िए क्योंकि वक्त कम है। मैं आपके सामने एक खातून है जिसका नाम बानो है। बानो है, बानो को भी ऐसी इज्जत लूटी गई
जब बानो कोर्ट को जा रही थी अपना बयान देने के लिए, तो कोर्ट के सामने सालिम आ गए और बानो के हाथ गोद में उसका बेटा था। तो जिन लोगों ने बानो की इज्जत लूटी थी, उसके बेटे के पेशानी पर बंदूक लगा के कफनचा लगा कर कहा, अगर कोर्ट को जाओगे तो गोली से मार दिया जाएगा। बानो डर गई। बानो ने कोर्ट में जाकर कह दिया कि हाँ, मैं नहीं जानती लोगों को। उसके शोहर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्ट किया। अखबार से कहा कि हम क्या करते, जिन्होंने मेरी बीवी की इज्जत लूटी वो मुझे 15 लाख दे रहे थे, मैंने इनकार किया, मगर मैं अपने बच्चे की जान बचाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने बीवी से कहा कि जाकर कोर्ट में कह देना कि तुम नहीं जानते। अरे संभल के रहिए नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे मुखातिबात हूं। एक औरत उत्तर प्रदेश में इतना बेबस हो जाती है कि उसका शौहर उसके पास कुछ नहीं है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। यह समाजवाद के जालिम सरकार ने एक औरत से इंसाफ नहीं किया। उसका शौहर उससे कहता है कि जाओ जाकर कोर्ट में कह दो कि मैं नहीं जानती लोगों, और उसका शौहर ये भी कहता है नौजवानों, उत्तर प्रदेश की आवाम सुनो मेरी बात को, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मेरी बात को सुनो। उसका शौहर कहता है कि कोई दुनिया में हमारी मदद करने नहीं आया, हम बेबस थे। जब जियाउर रहमान को इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा बानो जैसी औरत अपने आप को बेबस महसूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। ईशा नाम की एक औरत थी जिसकी इज्जत लूटी गई थी। उसने कहा, उसका इंतकाल 2016 में हो गया। उसने बच्चे को पैदा किया और इंतकाल हो गया। एक हमारी बहन ने कहा कि मेरी इज्जत उन लोगों ने लूटी जो मेरे घर पर दूध डालते थे। अखिलेश यादव संभल को आकर कह रहा था कि मेरे विधायक की गलतियों की सजा मुझे मत दो। अखिलेश इन 7 औरतों में से एक को इंतकाल कर गई, 2 कोर्ट में जाकर कह दिए और 4 लड़ रही है। अरे तुम्हारी जालिम हुकूमत इन गरीब औरतों से इंसाफ नहीं कर पाई। और अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं प्रेशर कुकर दूंगा औरतों को, मैं खवातीन को प्रेशर कुकर दूंगा। अखिलेश अपने घर में प्रेशर कुकर रखो, खाओ उसमें पकाकर, मगर उत्तर प्रदेश के खवातीन को, उत्तर प्रदेश के महिलाओं को प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के महिलाओं को जिंदगी बचाने की जरूरत है, उनके तहफ्फुज़ की जरूरत है, उनकी इज्जत और नामूस को बचाने की जरूरत है। बताओ कि तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में। फिर से कह रहा हूं, अखिलेश के 5 साल में 200% औरतों की बलात्कार या अस्मत रेजी के वाकयात में इजाफा हुआ। 200%। क्या इसके बावजूद भी आप अखिलेश को वोट देंगे? 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ। क्या इसके बावजूद भी 15 तारीख को जाकर आप अखिलेश का साथ या मोदी का साथ देंगे? ये रिपोर्ट आई, कांग्रेस को साफ सूंघ गया। बीजेपी बात नहीं करती इस रिपोर्ट के बारे में, समाजवादी क्या करेंगी? ये तो इन्हीं का कारनामा है, ये तो इन्हीं ने किया। और कहा कि फातिमा तेरी इज्जत लूटी तो ले ले 5 लाख, बानो तेरी इज्जत लूटी ले ले 5 लाख, रजाना तेरा घर उजड़ गया तो ले ले 15 लाख। नहीं मेरे भाई, किसी भी औरत की, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, उसकी कीमत 5 लाख 15 लाख नहीं हो सकती। मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ, दुनिया की सारी दौलत ला के रख दो, मैं ठोकर मारूंगा और कहूंगा कि नहीं, ये दौलत, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मेरी बीवी। ये काम अखिलेश की सरकार में हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुछ नहीं कर सकते, याद रखो। और मैं आपको कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ
कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाएगी, संघ असेंबली आएगी, मखलूक हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप जियाउर रहमान को कामयाब करेंगे तो याद रखिए कोई ताज्जुब बैस बात नहीं होगी जब ये नौजवान इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ विधायक बनेगा बल्कि मिनिस्टर बनकर आएगा, संभल कर आएगा और मिनिस्टर बनेगा तो पहला ऑर्डर क्या होगा? पहला ऑर्डर ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहां पर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ऑर्डर होगा कि बस का डिपो बनेगा। तीसरा ऑर्डर होगा कि दवा खाने में जो 19 जायदादें खाली है वो पूरी की जाएंगी। पांचवा ऑर्डर होगा कि सराय करीम में जो कब्रस्तान है जिसकी तामीर के लिए 5 साल नहीं रह सके, अरे सत्ता वालों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सियासी कब्रस्तान तैयार हो चुका है। और आखिर में मेरे भाई, आखिर में मैं ये कहूंगा कि और बड़ी अहमियत कहा है। आप जब निकल के 15 तारीख को वोट डालेंगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जियाउर रहमान को, तो आप उन पर एहसान कर रहे हैं, आप उन पर एहसान भी कर रहे हैं। और डॉक्टर शफीकुर रहमान पर जो आज जिंदा है, अल्लाह उनको हयात दे, अल्लाह उनको हयात के साथ उनकी उम्र में दराज फरमाए। याद रखो फिर संभल को ऐसा लीडर नहीं मिलने वाला है शफीकुर रहमान की तरह। आप हम तरस जाएंगे मगर फिर ऐसा जियादा और मुजाहिद नहीं मिलेगा। अगर शफीकुर रहमान वक्त को कुछ देना चाहते हो तो मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दो मेरे भाई। मैं अपने बचपने में एक कहानी सुना था, पढ़ा था कि एक जंगल में एक बकरी शेर के बच्चों को पाल रही थी। तो एक परिंदा उसको देखकर कहा कि तू क्या कर रही है? तो बकरी ने कहा कि शेर के बच्चों पर एहसान कर रही हूँ, ये बड़े होकर मेरी हिफाजत करेंगे। परिंदा भी मुतासिर हुआ। परिंदा एक तालाब के किनारे एक सांप को बचाया और सांप को जब बचाया अपने पर में लेकर उसको दबाया तो सांप में हरारत आ गई, सांप चला गया। जब परिंदा उड़ने की कोशिश किया तो परिंदा क्या देखता है कि सांप उसको दोनों मुखानात पर दस दिया। चील परिंदे का शिकार करने लगी, वो बचता बचाता तो जंगल में देखा कि बकरी की हिफाजत शेर के बच्चे अब करने बड़े हो गए। वो जाकर बकरी से कहता ये क्या माजरा है, मैंने सांप को बचाया, तूने शेर के बच्चों को बचाया, तेरी जान की हिफाजत कर रहे, ये बता ये क्यों हुआ? तो बकरी ने क्या जवाब दिया सुनो संभल के भाइयों नौजवानों। बकरी ने कहा अरे पागल, जब एहसान करना है ना तो ज़र्फ वाले पे करना, कमजोर पे एहसान नहीं करना। सांप कमजोर होता है और शेर का बच्चा शेर होता है। और इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को आप मजलिस के उम्मीदवार जियाउर रहमान के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे भाई क़ियादत कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई क़ियादत को समझना चाहता है तो समझो, पढ़ो कि फारूक आज़म जब रात के अंधेरे में मदीने के गली से दूर जाते हैं तो एक बूढ़ी औरत को कहते हैं कि अम्मा तू इतनी दूर क्यों रहती है, तू शहर में आ जा। तो औरत पलट कर कहती है कि जब तुमने अपनी हुकूमत को इतना बड़ा कर लिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फारूक आज़म ने कहा कि खुदा की कसम ये औरत सही कह रही है। अगर क़ियादत को समझना है मेरे भाई तो समझो ये देने का काम है, लेने का काम नहीं है। ये कहां से सीखा? इमाम हसन ने हमको बताया कि भूखे रहे, हफ्ता हो गया, सारे घर पे आकर कहा कि कुछ खाना दे दो। इमाम हसन ने खाना दे दिया। तो बीवी के पास जब आए तो रो रहे थे। आपने पूछा घर में कि इसलिए रो रहे हैं कि खाना दे दिया? तो इमाम हसन ने कहा कि नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, रो इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं बाहर निकल कर जाता तो शायद मुझे बढ़कर सवाब मिलता। आज ऐसी क़ियादत को आपको बनाने की जरूरत है मेरे भाई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम तमाम को कामयाब करे।
वक्त जुआ है उम्मत पे आका, अजीब वक्त आ पड़ा है। कश्ती उम्मत के लिए तो ये बेड़ा तबाही जान लगाए। या अल्लाह हमारे दिलों को मुत्तहिद कर दे, हमारे दिलों को मुत्तहिद कर दे, हमको एक कर दे और हमको कामयाब कर दे, ताकि मजलूमों की आवाज जियाउर रहमान के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। मेरे भाई 15 तारीख को आप पठानकोट देंगे नहीं देंगे बताइए। इंशाअल्लाह ताला जब दूसरा जलसा होगा कामयाबी का तो मैं नहीं आऊंगा, अकबर आएंगे।